ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड की। एंड हमने डिस्कस किया था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ विंड। एंड हमने देखी थी डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बेल्ट, कहाँ पे हमारी हाई प्रेशर बेल्ट होती है, कहाँ पे हमारी लो प्रेशर बेल्ट होती है। और जो हमारी विंड थी, विंड की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया था कोरियोलो फोर्स के बारे में। कोरियोलो फोर्स हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में कैसे लगता है, सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे लगता है, ठीक है। तो वो बेसिक पैरामीटर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, मींस हार्ड सेल है, फेरल सेल है, पोलर सेल है, वो कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। देन जो हमारी आईटीसीजेड है, आईटीसीजेड ट्रीटमेंट का कंसेप्ट क्या है। देखो आईटीसीजेड से इनफैक्ट ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नेट में। आईटीसीजेड से बहुत बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बी पार्ट में बहुत पूछा जाता है आईटीसीजेड के बारे में। तो आज बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे आईटीसीजेड के बारे में एंड इन सेल्स के बारे में, ठीक है। अभी तक फ्रेंड्स मैं आपके सामने ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक करंट, एल नीनो, ला नीनो, स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी एंड ये ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड, ये टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ। एंड हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन भी चल रहा है, मैं न्यूमेरिकल पे भी डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके बाद में जो वीडियो डालूंगा हम स्विच करेंगे मेराइन सेडिमेंट पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मींस यहाँ से क्वेश्चन नेट में पूछे जाता है। जैसे सीसीडी के बारे में, सीसीडी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये कहाँ पे सेल होती है, कहाँ पे डीप होती है, कहाँ पे हमारा CaCO3 का डिसोसिएशन स्टार्ट होता है, कहाँ पे हमारा सिलिशियस सूज मिलते हैं, कहाँ पे कैल्केरियस सूज मिलते हैं, CO2 क्या इम्पैक्ट डालती है इनके ऊपर, ठीक है। लाइसोक्लाइन की डेप्थ क्या है, सीसीडी की डेप्थ क्या है, ठीक है। जो हमारा सिलिशियस सूज है वो वार्म वाटर मिलता है या कोल्ड वाटर में मिलता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। देन ये ओशन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ओशनोग्राफी में, ठीक है। देन इसके बाद में स्विच करेंगे क्लाइमेटोलॉजी पे। यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी हो गया एंड ये ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड हो जाएगा। देन हम बात कर लेंगे ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन की टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी हो गई। देन हम स्विच करेंगे साइक्लोन पे, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन पे, थंडरस्टॉर्म पे बात करेंगे। देन हम बात करेंगे क्लाउड पे, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, क्लाउड के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। देन डिस्कस करेंगे कूपन क्लासिफिकेशन। देखो ये सब टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में होते क्या है, क्वेश्चन चेंज होगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बेसिकली, लेकिन टॉपिक वही रहता है। टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपके सामने टॉपिक डिस्कस किए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, ये इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा लेकिन टॉपिक हमारा अप्रोक्स वही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। देन हीट बजट के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब के बारे में मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इस वीडियो इसको कंप्लीट करने के बाद में इसे कंटिन्यूअसली हमारा चलता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा सारा सिलेबस में ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी का एग्जाम से पहले खत्म करा दो, ठीक है। तो ये जियो पॉइंट एक नया चैनल है, ठीक है। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपके पास कंटिन्यूअसली कंटेंट पहुंचता रहे, ठीक है। तो बात करते हैं ग्लोबल सर्कुलेशन विंड की पार्ट 2 की सेल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक हम बात कर चुके थे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बेल्ट की। तो जो हमारी ट्रॉपिकल बेल्ट थी ये लो प्रेशर बेल्ट थी, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, एंड जो हमारा पोल्स वाले एरिया थे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो थे हमारे हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप फिलहाल ही ध्यान रखो कि जो लो प्रेशर, जो हमारा ट्रॉपिकल वाला एरिया है वो लो प्रेशर जोन होता है। देन जो सब ट्रॉपिकल वाला एरिया वो हाई प्रेशर जोन होता है। लो प्रेशर जोन होता है हमारा सब पोलर एरिया, एंड जो हमारे पोल्स हैं वो हमारे हाई प्रेशर जोन होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, आप वीडियो लेक्चर, इससे प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो जो विंड का फ्लो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई है। अब एक्चुअली में क्या है कि जैसे हमारी विंड फ्लो कर रही थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहां पे एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको बोलते थे हम कोरियोलो फोर्स, जो विंड को डाइवर्ट कर रहा था राइट में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड लेफ्ट में वो डाइवर्ट कर दे रहा था इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो विंड का फ्लो था हमारा सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल की ओर कुछ ऐसा था, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और ये विंड हमें डाइवर्ट हो गई थी ड्यू टू कोरियोलो फोर्स, ठीक है। पार्ट 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं सब चीजों के बारे में, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं आईटीसीजेड की। बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करना बहुत आसान है, और आईटीसीजेड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो जो ये विंड मूव कर रही है ना हमारी ट्रॉपिकल एरिया में, ये ट्रॉपिकल विंड तो है हमारी, ऐसे आ रही है, ये आ रही है सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, ये जा रही है सदर्न हेमिस्फीयर से। तो ये ऐसे ऊपर से मूव कर रही है, ये नीचे से मूव कर रही है, ठीक है। तो आपस में देखो इस वाले एरिया पे क्या हो रहा है, इस वाले एरिया पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आके एक दूसरे को कन्वर्ज कर रही है,
क्या कर रही है, कन्वर्ट्स कर रही है। मेरे साथ ये ले लो, अगर ये बीच वाला इक्वेटर वाला पार्ट है या ट्रॉपिकल वाला पार्ट है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, इधर नदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। विंड ऐसे आई, इधर से विंड आई, ठीक है, आपस में आके देखो ऐसे कन्वर्ज कर रही है। तो जहां पे ये विंड आपस में कन्वर्ज कर रही है उसी जोन को हम बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन। इसी वाले जोन को बोलते हैं हम, जहां पे हमारी ट्रॉपिकल विंड आपस में कन्वर्ज कर रही है उसी जोन को बोलते हैं हम ITCZ। ITCZ, सो सिंपल, समझ में आ गया। अब इस ITCZ के ऊपर डिस्कस करते हैं। यहां तक तो आसान है ना, जहां पे हमारी ट्रॉपिकल विंड आपस में कन्वर्ज कर रही है, वहां पे जो जोन क्रिएट होता है उस जोन को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन। अब जो ITCZ है, इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 10 डिग्री। कितनी होती है, 10 डिग्री, पूछा गया है नेट में। अब आइडल कंडीशन में हम लोग इसको क्या लेते हैं कि हम ऐसा मानते हैं जो 10 डिग्री है वो 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ होती है आइडल कंडीशन में। 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, ठीक है। टोटल मिला के ये 10 डिग्री होती है, इसकी जो विड्थ होती है ITCZ की। यहां तो कुछ प्रॉब्लम है, दो विंड फ्लो कर रही है ट्रॉपिकल एरिया में, आपस में आके कन्वर्ज कर रही है, जहां पे जो जोन बन रहा है जोन को हम ITCZ बोलते हैं। इस ITCZ की जो विड्थ होती है वो 10 डिग्री होती है, आइडल केस में ये 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ होती है। लेकिन क्या होता है कि ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसे रहेगी 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ रहेगी। ये क्या होगा कि यहाँ पे ना होके सदर्न हेमिस्फीयर ना होके 5 डिग्री, टोटल 10 डिग्री हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में हो सकती है। मींस यहाँ पे 5 डिग्री है, ये टोटल यहाँ से ऐसे अपवर्ड मूव कर जाएगी, टोटल 10 डिग्री। 10 डिग्री से ज्यादा नहीं होगी कभी, मैक्सिमम 10 डिग्री, 10 डिग्री से ज्यादा कभी नहीं होगी। तो 10 डिग्री ये चली गई हमारी नदर्न हेमिस्फीयर में। या फिर क्या होगा कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में 10 डिग्री हो सकती है, ये यहां से यहां तक आ गई, ठीक है, 10 डिग्री यहां पे हो गया, टोटल से 10 डिग्री यहां पे पूरा कर लिया। एक्चुअली में क्या है, जो ITCZ है वो एक लाइन नहीं है, वो पूरा हमारा जोन है, ठीक है। ITCZ एक लाइन नहीं है, वो एक जोन है। तो ये 5 डिग्री नदर्न में हो सकती है, 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में टोटल 10 डिग्री, या पूरी टोटल हमारी 10 डिग्री हो सकती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और टोटल हमारी 10 डिग्री हो सकती है सदर्न हेमिस्फीयर में। यहां तो कोई प्रॉब्लम है ITCZ के बारे में, ठीक है। प्रेशर बेल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिलहाल में ट्रॉपिकल एरिया को ले रहा हूँ, ट्रॉपिकल एरिया में बात कर रहा हूँ, मैं ITCZ के कंसेप्ट समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ ट्रॉपिकल एरिया पे, ठीक है। तो ऐसे 10 डिग्री हमारी ITCZ होती है। अच्छा, अब ये कब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में मूव करेगी, कब हमारा ये सदर्न हेमिस्फीयर में मूव करेगी ITCZ, ठीक है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, ठीक है, जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तो ITCZ क्या होगी, यहाँ पे इस तरफ नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ क्या करेगी, ज्यादा मूव करेगी। जब हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा देन हमारी ITCZ क्या होगी, ITCZ हमारी यहाँ पे कहीं होगी, ठीक है, जब हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, ठीक है। मैं इसका डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, उससे समझने की कोशिश करना ITCZ के बारे में। अब ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करना है यार। देखो एग्जैक्टली क्या होता है कि मार्च और सितंबर के मंथ में हमारा अप्रोक्स सन यहाँ पे होता है इक्वेटर के पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेडिएशन जा रहा है, ठीक है, इस वाले एरिया पे, ठीक है, सोलर रेडिएशन जा रहा है। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है इस वाले एरिया का, जब हमारा सन यहाँ पे है तो इस वाले एरिया का टेम्परेचर ज्यादा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है देन वहां पे क्या होगा, वहां पे लो प्रेशर जोन होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा देन प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है, मींस वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, अभी फिलहाल लो प्रेशर जोन है। और लो प्रेशर जोन पे क्या होता है, लो प्रेशर जोन पे हमारी विंड क्या करती है, कन्वर्ज करती है। विंड का यहाँ पे हमारा कन्वर्जेंस हो रहा है, विंड यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है। तो जैसे हमारा मार्च में सन नदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करना शुरू कर देगा, जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में समर है,
तो अप्रोक्स जून में जाके हमारा सन जून वाले मंथ में सन हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, कभी सन यहाँ पे होगा, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे। तो उसके साथ साथ क्या है कि जो हमारा लो प्रेशर जोन है ये भी क्या करता है, शिफ्ट करता है। आईटीसीजेड क्या करती है, शिफ्ट करती है। तो कभी हमारा लो प्रेशर जोन यहाँ पे होगा, देन हमारा यहाँ पे होगा, देन हमारा यहाँ पे होगा। उसके बाद में क्या होगा कि सन हमारा क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ऐसे। तो फिर अगेन हमारा क्या करेगा, जो लो प्रेशर जोन है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब हमारा इसमें सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तो हमारा लो प्रेशर जोन अक्टूबर में यहाँ पे पहुंच जाएगा, नवंबर में यहाँ पे आ जाएगा, दिसंबर में अप्रोक्स हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा आईटीसीजेड। तो एक्चुअली में ऐसे आईटीसीजेड का मूवमेंट होता है, मीन जहां जहां पे हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, जहां जहां पे हमारा लो प्रेशर जोन जा रहा है। एक्चुअली में आईटीसीजेड मैं आपको बता चुका हूँ, आईटीसीजेड एक लाइन नहीं है, ये कंप्लीट जोन है जिसकी जो विड्थ होती है वो 10 डिग्री होती है। तो जैसे जैसे हमारा सन मूव कर रहा है ऐसे ऐसे हमारा क्या कर रहा है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सन मूव नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी सन की पोजीशन चेंज होती रहती है तो वैसे वैसे हमारा क्या होता है कि आईटीसीजेड भी शिफ्ट करते रहते हैं, आईटीसीजेड भी मूव करते रहते हैं। तो जब हम नदर्न हेमिस्फीयर में समर की बात कर रहे हैं तो अप्रोक्स आईटीसीजेड यहाँ पे होता है, ठीक है। इसकी जो विड्थ रहती है वो 10 डिग्री रहती है। तो देखो तभी तो हमारा जब हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तभी तो मानसून आता है हमारा, इस आईटीसीजेड की वजह से। मींस हमारी ट्रेड विंड इधर ऐसे फ्लो करने स्टार्ट कर देती है। ट्रेड विंड क्या करती है, ऐसे फ्लो को स्टार्ट करना शुरू कर देती है, इधर से ऐसे, ठीक है, और ऊपर से इधर ऐसे आने स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। और जब हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में सदर्न हेमिस्फीयर समर होता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो ट्रेड विंड्स है वो शिफ्ट होते हैं अप्रोक्स वाले एरिया पे। और तो उस टाइम पे हमारा जो मानसून आता है वो होता है हमारा साउथ ईस्ट मानसून, क्योंकि ट्रेड विंड्स हमारी ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देती है। समझ आ रहा है, ट्रेड विंड्स हमारी ऐसे मूव स्टार्ट कर देती है। इस पार्ट को खैर डिस्कस करेंगे, मतलब मींस मैं आपको समझना चाहता था कि आईटीसीजेड जब हम डिस्कस करेंगे इंडियन मानसून को तो वहां पे भी ये कंसेप्ट काम आएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे ट्रेड विंड क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है आपस में। तो एक क्वेश्चन नेट में पूछा जाता है कि आईटीसीजेड का इक्वेटर से क्या रिलेशन है, आईटीसीजेड का इक्वेटर से क्या रिलेशन है। तो देयर इज नो रिलेशन विद इक्वेटर, इक्वेटर के साथ आईटीसीजेड का कोई रिलेशन नहीं है, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आईटीसीजेड का कंसेप्ट इजी सा है। ट्रेड विंड्स आ रही है ट्रॉपिकल एरिया से, आपस में लो प्रेशर जोन जहाँ पे क्रिएट है वहां पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। जहाँ पे वो विंड कन्वर्ज कर रही है उस जोन को हम बोलते हैं आईटीसीजेड, जिसकी जो विड्थ होती है वो 10 डिग्री होती है। आइडियल केस में 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ होता है। देन जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, जो मूव करना शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है आईटीसीजेड नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, और जब हमारा समर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में देन शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, ठीक है। और मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताया इंडियन मानसून के बारे में, ये क्या बोलते हैं, इसकी वजह से ट्रेड विंड्स मूव कर जाते हैं, जिस वजह से हमारा नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट मानसून के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। डिटेल में हम जब इंडियन मानसून पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसका इक्वेटर से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीसीजेड से, ठीक है। तो ये चीजें सब इसकी ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे डिस्कस करते हैं। देखो ट्रॉपिकल जो हमारा यहाँ इक्वेटर वाले पार्ट पे क्या हो रहा है कि विंड्स क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रही है। अगर मैं इक्वेटर पे खड़ा हूँ, ये नदर्न हेमिस्फीयर इधर सदर्न हेमिस्फीयर, इधर से विंड हमारी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। आपस में आके यहाँ पे इसने कन्वर्ज कर लिया, ठीक है। तो कन्वर्ज करने के बाद में क्या करेगी, वो विंड अर्थ सर्फेस के अंदर तो जाएगी नहीं, ठीक है। तो कन्वर्ज करने के बाद में वो अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देती है, विंड राइज करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे विंड ट्रोपोस्फियर में अपवर्ड राइज करना स्टार्ट करेगी तो कुछ डिस्टेंस जाने के बाद में वो क्या करेगी, कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। जैसे अपवर्ड मूव कर गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इसका टेम्परेचर लो होगा, इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर गई, ठीक है। उसके बाद में वो डाइवर्ट होगी और देन सिंक करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो मैंने यहां से समझाया ये चीजें कि यहां से देखो इक्वेटर वाले पार्ट पे विंड यहाँ पे कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज होने के बाद में इसने अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे करके अपवर्ड मूव कर रही है।
तो कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद में ये हम एयर पार्सल के बारे में उसकी बेसिक प्रॉपर्टी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जैसे विंड हमारी अपवर्ड मूव करते हैं, राइज करती है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे फॉल करेगा, देन ट्रोपोस्फीयर में क्या करेगी, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में वो डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होने के बाद में वो देन सिंक करना स्टार्ट कर देती है एट 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, सिंक करना स्टार्ट कर देगी, और उसके बाद में जैसे वो सिंक करेगी, इसमें से कुछ पार्ट एयर का फिर से ट्रॉपिकल एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, और कुछ हमारा 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। सेम ऐसी इस तरफ होगा कि इसमें से कुछ पार्ट तो इक्वेटर की तरफ मूव करेगा, और कुछ हमारा 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे हमारी विंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे एक सेल टाइप की बन रही है, विंड यहाँ पे कन्वर्ट्स कर रही है, राइज कर रही है, डाइवर्स कर रही है, फिर नीचे पहुंच जा रही है, फिर इक्वेटर की तरफ आ रही है। तो देखो पूरा एक सेल बन रहा है, सेल बन रहा है पूरा एक, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया हुआ डायग्राम, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो सेम वही डायग्राम है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विंड राइज कर रही है, देन ये इस तरफ को मूव कर गई नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, देन सिंक कर रहा है, देन फिर से इक्वेटर पे आ गया, तो पूरा एक सेल बन रहा है। ऐसे नदर्न हेमिस्फीयर में, ऐसे सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो ये सेल बन रहा है इस वाले पार्ट पे, ट्रॉपिकल वाले पार्ट पे, तो इस सेल को बोलते हैं हार्टली सेल। बहुत आसान है, विंड आ रही है, कन्वर्ज कर रही है, राइज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, सिंक कर रही है, और एक सेल टाइप, एक सेल फॉर्म हो रहा है। मींस देखो ऐसे हमारी विंड क्या कर रही है, ऐसे इसने राइज किया, देन ऐसे डाइवर्ट हुई, देन डाउनवर्ड मूव किया, देन फिर से यहाँ पे आ गई, तो ठीक है, पूरा हमारा एक सेल इसने बना लिया। तो इस सेल को बोलते हैं, इस सेल को बोलते हैं हम हार्टली सेल, ठीक है। अब इससे आगे क्या होगा जी, अब इस वाले पार्ट पे क्या होगा, यहां से कुछ विंड तो इक्वेटर की तरफ आ गई, कुछ विंड क्या करती है 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ क्या करती है, मूव करती है। और देखो क्योंकि ये लो प्रेशर जोन है, ये क्या है, लो प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। क्योंकि ये लो प्रेशर जोन है, ये हाई प्रेशर जोन है, ठीक है। तो यहां से विंड लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, और क्योंकि जो हमारे पोल वाले एरिया होते हैं, जो हमारा नॉर्थ पोल है वो हाई प्रेशर एरिया है, वहां पे हाई प्रेशर रहता है, तो कुछ विंड यहां से हमारी इस तरफ मूव करेगी, किस तरफ, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ, मींस हमारा सब पोलर बेल्ट पे, और सब पोलर बेल्ट हमारी लो प्रेशर बेल्ट होती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे भी विंड कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। कन्वर्ट होने के बाद में विंड फिर से राइज होगी, ठीक है। विंड राइज होने के बाद में इसका कुछ पार्ट तो इस तरफ को मूव कर जाएगा, और कुछ पार्ट इसका हमारा नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेगा। और देखो फिर से यहाँ पे इसने राइज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे डाइवर्ज हो गई इस तरफ को, ठीक है, और ऐसे मूव कर, देन सिंक करेगी, देन ऐसे इस तरफ मूव करेगी, देन राइज करेगी, ठीक है, देन मूव करेगी, देन सिंक करेगी। तो यहाँ पे भी सेल फॉर्म हो गई, उस सेल को बोलते हैं हम फेरल सेल, ठीक है। और जो हमारा पोल वाले एरिया में सेल बन रही है, उस सेल को बोलते हैं हम पोलर सेल, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट है हमारे, ऐसे हमारी हार्टली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल हमारी फॉर्म्ड होती है। सेम ऐसे ही हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो सेल फॉर्म हो रही है उसको बोलते हैं हम हार्टली सेल, देन जो ये वाली सेल हमारी फॉर्म्ड हो रही है उसको बोलते हैं हम फेरल सेल, एंड जो हमारी पोलर एरिया में फॉर्म्ड हो रही है सेल, उस सेल को बोलते हैं हम पोलर सेल। समझ आ रहा है, ठीक है। तो जो इक्वेटर वाला पार्ट है, जो ट्रॉपिकल वाला पार्ट है, देखो यहाँ पे कन्वर्ज जोन था, कन्वर्ज जोन के ऊपर है डाइवर्स जोन, यहाँ पे विंड क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है। देन यहाँ पे कन्वर्ज जोन है, इसके नीचे डाइवर्स जोन है। देन जो हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया है, सॉरी जो सब पोलर एरिया है, यहाँ पे विंड, यहाँ पे हमारा डाइवर्स जोन है, और यहाँ पे कैसे जोन है, यहाँ पे कन्वर्ज जोन है, ठीक है। और पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि जो यहाँ पे जो विंड हमारी कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, जो यहाँ पे जो सेल बन रहा है ड्यू टू कन्वेक्शन बनता है, थर्मली इंपैक्ट की वजह से बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थर्मली बन रहा है, मीन्स यहाँ पे विंड क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, और यहाँ पे कन्वेक्शन करंट चल रही है, ठीक है, ड्यू टू कन्वेक्शन बना है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जो मैं बात कर रहा हूँ ट्रॉपिकल एरिया की तरफ, ट्रॉपिकल एरिया की, यहाँ पे तो हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से विंड क्या कर रही है, वार्म हो रही है, हीटअप हो रही है, देन राइज कर रही है। लेकिन जो सब पोलर एरिया, जो मेरा ये वाला एरिया है ना, सब पोलर एरिया, ये वाला एरिया, इस पे क्या है कि देखो कोल्ड विंड आ रही है, जैसे कोल्ड विंड आ रही है, उधर से हमारे जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है यहाँ से भी कोल्ड विंड मूव कर रही है। तो कोल्ड विंड के मूव करने की वजह से यहाँ पे हमारा विंड
राइज कर रही है, यहाँ पे कोल्ड विंड आपस में कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे कोल्ड विंड कन्वर्ज करती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी विंड राइज करती है, और जो हमारा इक्वेटर वाला पार्ट है यहाँ पे जो विंड राइज करती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, मीन्स वहां पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, दो ट्रॉपिकल विंड आपस में कन्वर्ज कर रही है, देन ये राइज कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रो सेल हो गया, फेरल सेल एंड पोलर सेल, ठीक है। अच्छा, जो हमारा 30 डिग्री लेटीट्यूड है, इस लेटीट्यूड को बोलते हैं हम, इसको हम हॉर्स लेटीट्यूड भी बोलते हैं, जो हमारा 30 डिग्री लेटीट्यूड है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इन लेटीट्यूड्स पे हमारी डेजर्ट की कंडीशन कहां पे बनेगी, डेजर्ट्स हमें कहां देखने को मिलेंगे। देखो, जो इक्वेटर वाला पार्ट है, जो हमारा ट्रॉपिकल वाला एरिया है, यहाँ पे हमारी विंड राइज कर रही है, वार्म हो गई, वार्म होने के बाद में क्या करेगी, वो मॉइस्चर, वो विंड होती है उसमें मॉइस्चर होते हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे तो हमारी रेनफॉल देखने को मिलता है। लेकिन जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है ना, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे हमारी विंड सिंक कर रही है, और विंड सिंक कहाँ करती है, हाई प्रेशर जोन पे। तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, जिस वजह से इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे हमें प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए 30 डिग्री लैटिट्यूड पे हमें डेजर्ट देखने को मिलते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे डेजर्ट मिलने की, जब हमने डिस्कस किया था ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ ओशियनिक करंट। अगर ये मैं नॉर्थ अमेरिका ले लूं, ठीक है, और ये इधर हमारा एशिया वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इधर कहीं इंडिया हो गया, यहाँ पे मेरे गल्फ स्ट्रीम करंट मूव कर रही थी, देन ये ऐसे मूव की, देन यहाँ पे मेरी कैनरी करंट मूव कर रही थी। तो जो कैनरी करंट है वो क्या है, एक कोल्ड करंट है, ठीक है। तो कोल्ड करंट जहां पे फ्लो करती है वहां पे प्रेसिपिटेशन क्या होगा, कम होगा। तो जहां पे कोल्ड करंट फ्लो कर रही है तो वहां पे हमें डेजर्ट देखने को मिलता है, मींस जो हमारा कंटिनेंट है, जो हमारा ये हमारा ईस्ट पार्ट हो गया, इसका वेस्ट हो गया, तो वेस्ट जो कंटिनेंट का वेस्ट पार्ट है वहां पे हमें डेजर्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे कोल्ड विंड फ्लो कर रही है। जो हमारा वेस्ट कंटिनेंटल पार्ट है, जो हमारा वेस्ट कोस्ट होता है कंटिनेंट का, ठीक है, वेस्ट कोस्ट होता है कंटिनेंट का, वहां पे हमारी कोल्ड करंट फ्लो करती है, और कोल्ड करंट फ्लो करने की वजह से वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर जोन, क्योंकि देखो टेम्परेचर फॉल करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर फॉल करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेशन देखने को बहुत कम मिलेगा। इसलिए जो हमारा कंटिनेंट का वेस्ट वाला पार्ट होता है वहां पे हमें डेजर्ट देखने को मिलते हैं, वहां पे ड्राई कंडीशन रहती है, ड्रॉट की कंडीशन रहती है। और ऐसे यहाँ पे 30 डिग्री लैटिट्यूड पे हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंक कर रही है ना विंड, कोल्ड विंड सिंक कर रही है, इसके पास कहां से मॉइस्चर आएगा, कहां से ये प्रेसिपिटेशन कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलेगा नहीं हमें। तो इस वाले लैटिट्यूड पे क्या है कि हमको डेजर्ट देखने को मिलते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया ग्लोब, जो हमारी सबसे पहले हमने बात की थी इक्वल प्रेशर बेल्ट के बारे में, प्रेशर बेल्ट हमारी कहाँ कहाँ है, कहाँ पे हमारी लो प्रेशर बेल्ट है, कहाँ पे हमारी हाई प्रेशर बेल्ट है। फिर हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ विंड की देखी, देन हमने डिस्कस किया कोरियोलिस फोर्स पे, कोरियोलिस फोर्स इसको कैसे ऐसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट में, लेफ्ट में, सदर्न हेमिस्फीयर में डाइवर्ट कर देता है विंड को। देन हमने डिस्कस कर लिया सेल कैसे बन रही है। सेल का कंसेप्ट तो बहुत, जब अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ विंड की समझ में आ गई ना, तो सेल तो बहुत इजी है। क्या क्या डिफिकल्ट है इसमें, विंड मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है, पूरा सेल बन गया, हाइड्रो सेल हो गई, फेरल सेल हो गई, पोलर सेल हो गई, इजी सा हो गया। देन हमारी जो हमारा 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है उसको हम हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ड्राई विंड सिंक कर रही है तो यहाँ पे हमको डेजर्ट देखने को मिलेगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा था हमारा सेल के बारे में, कैसे हमारी सेल्स फॉर्म्ड होती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मुझे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो आपकी प्रॉब्लम होगी इस टॉपिक से रिलेटेड मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में इतना ही था। अब इस टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर जो नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट द कोरियोलिस फोर्स। ये इसने कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इज ऑलवेज राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ द एयर फ्लो, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है अफेक्ट बोथ द विंड डायरेक्शन एंड स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड एंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल एंड नॉन एग्जिस्ट एट इक्वेटर। ठीक है, तो आप देखो आंसर करो, क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर देना। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है तो आप इसको इजीली कर लोगे अटेम्प्ट। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है इज ऑलवेज राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ द एयर। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जब कोरिलेट फोर्स डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था कि जो कोरिलेट फोर्स लगता है वो विंड डायरेक्शन के 90 डिग्री लगता है। ये लिखा हुआ स्टेटमेंट दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आ रहा है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये कोरिलेट फोर्स के बारे में मैंने बोला ना था ना कि कोरिलेट फोर्स से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि राइट एंगल होता है ये विंड डायरेक्शन की, बिल्कुल सही बात है, होता है। दूसरा स्टेटमेंट है अफेक्ट द बोथ विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, ये अफेक्ट करता है विंड की स्पीड को भी और विंड की डायरेक्शन को भी। ये बात तो सही है, विंड की डायरेक्शन को ये क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है, अफेक्ट करता है, मींस राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि विंड की स्पीड से कोरिलेट फोर्स का कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और कोरिलेट फोर्स उसको उसकी स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वो उतनी स्पीड से फ्लो करती रहेगी, बस उसको डाइवर्ट कर देगा, उसको क्या कर देगा, टिल्ट कर देगा उस डायरेक्शन से। तो स्पीड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इसका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं इज प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, विंड स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। बताया था मैंने आपको कि जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी, जितनी स्पीड से विंड फ्लो करेगी उतने ही ज्यादा उस पर कोरिलेट फोर्स लगेगा। तो ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जो स्ट्रॉन्ग होता है पोल्स पे एंड नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इक्वेटर पे, बात भी सही है। इक्वेटर पे क्या होता है, जीरो होता है, पोल पे क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे हमारा कोरिलेट फोर्स इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो ये वाला होगा कि अफेक्ट द बोथ विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना तो ये गलती मत करना, जब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि गलती जल्दबाजी में इसको नहीं पढ़ पाते इनकरेक्ट को। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, आपको इसमें से इनकरेक्ट निकालना है। ठीक है, तो जब आप नेट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो पहले बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ ले कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, देन उसके स्टेटमेंट पढ़े, फिर स्टेटमेंट को देखे कि करती। ठीक है, कि इस स्टेटमेंट में क्या है, क्या आपको उसके बारे में पता है। ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ो। ठीक है, फिर देन अच्छे से उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा विंड डायरेक्शन एंड स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मली इंडायरेक्टेड सेल। ऑप्शन है हार्टली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल एंड वॉल्कर सेल। तो देखो थर्मली इंडायरेक्टेड सेल जो होते हैं वो होते हैं फेरल सेल, तो इसका राइट आंसर है फेरल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मली ड्रिवन सर्कुलेशन। तो क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा पूछा है, 2018 में ये पूछा हुआ था, 2017 में ये पूछा हुआ था। उसका राइट आंसर होगा फेरल सेल। जो हमारी फेरल सेल होती है वो नॉट अ थर्मली ड्रिवन सर्कुलेशन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था, ये सब कुछ था इस टॉपिक के बारे में, ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड के बारे में। आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, तो क्वेश्चन बना के देखना। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जियोबडी करके एक वेबसाइट है जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं काफ़ी लो प्राइस में, आईआईटी जैम का, गेट का एंड सीएसआईआर नेट का। वो कुछ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उस कंटेंट को ले सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, ठीक है, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ से आप उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हो, वो सब कुछ मैं क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।